नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, सर्वप्रथम हम समझ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। मोस्ट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चंस कम फ्रॉम हेयर। चलते हैं अपने पहले स्लाइड की ओर, जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक कवर्ड इन दिस चैप्टर। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसके। व्हाट इज एमएनसीज? मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं, एमएनसीज किसे कहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट देशों में आपस में अंतर संबंध बनाकर उत्पादन कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, यानी कि विदेशी व्यापार तथा बाजारों का एकीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार के क्या फायदे हैं। एसईजेड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, क्यों कहते हैं, कौन बनाता है, ये सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है और जिनके कारण ये संभव हो पाया है, वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या प्रोसेस है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO जिसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आप पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण किस प्रकार किया जाता है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ एमएनसी सेटअप इन प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्री, अलग अलग देशों में, बहुत सी कंट्री, अलग अलग देशों में किस प्रकार से उत्पादन द्वारा एमएनसी अपना बिजनेस सेट करती है। उत्पादन के लिए एमएनसीज अपना किस तरीके से व्यापार सेट करती है अलग अलग देशों में, उस चीज के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है, वो बताएंगे। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, और क्या क्या समस्याएं आती हैं एक सफल ग्लोबलाइजेशन को करने में। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग देशों में अंतर संबंध, व्यापारों में अंतर संबंध बनाकर उनको एकीकरण करने की प्रक्रिया ही ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। यानी कि अलग अलग देशों में बहुत के बीच में अंतर संबंध स्थापित कर उनको एकीकरण करने की प्रोसेस ही एकीकरण करने की प्रोसेस ही ग्लोबलाइजेशन है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एमएनसीज जो हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, इसके बारे में मैं अभी आगे पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज। जो पूरे फॉरेन ट्रेड का यानी कि विदेशी व्यापार है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रण करता है? मल्टीनेशनल कंपनीज नियंत्रण करती हैं। अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। तो देखो यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि जिसका रिजल्ट, जो एमएनसीज बड़े बड़े बिजनेस व्यापार और बिजनेस ट्रेड को, विदेशी व्यापार को कंट्रोल कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जितना अच्छा विदेशी व्यापार हो रहा है उतना ही अच्छा इंटीग्रेशन होने के कारण प्रोडक्शन की क्वालिटी डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंच पा रही है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। तो बहुत से देशों में आपस में टेक्नोलॉजी, निवेश, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह देशों में ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करा जा सकता है। निवेश आपस में एक जगह से दूसरी जगह किसी भी
प्रकार से लगाए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा जा रहा है। तो ये सब किस कारण हो रहा है हमारे देश में भी? ग्लोबलाइजेशन के कारण। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ समझाया हुआ है इस चार्ट के थ्रू ग्लोबलाइजेशन में कि क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सारे इकोनॉमिक को यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण हो जाता है। इक्वालिटी अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सॉरी, अनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी, कोई भी चीज हो उसमें इक्वालिटी आ जाती है, प्राइस वगैरह डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे इसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि व्यापार जहां पर होगा कंपटीशन बढ़ जाएगा और इक्वालिटी आ जाएगी प्राइसेस में। कम्युनिकेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा क्योंकि एक देश से दूसरी जगह काम बढ़ रहा है, तो इस कारण आपस में लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। रिकॉग्निशन, किसी भी व्यापार को रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि व्यापार, अगर वो व्यापार एक जगह से दूसरी जगह यानी कि दूसरे देशों में पहुंच रहा है तो उसका नाम बढ़ेगा, इसी कारण उसे ख्याति मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। ट्रेड वर्सेस एड, ट्रेड वर्सेस एड मीन्स व्यापार हो जाएगा जो सहायता लोगों को मिलती है उसके अगेंस्ट। ठीक है। ट्रेड वर्सेस एड्स हो जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादों को जो एड मिलता है उसकी जगह व्यापार ले लेगा। ठीक है। आउटसोर्सिंग, कोई भी काम को करने के लिए आउटसोर्सिंग जरूरी हो जाएगी क्योंकि बिजनेस क्या हो चुका है? ग्लोबलाइज हो चुका है, इस कारण आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी। आउटसोर्सिंग यानी कि काम को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ब्रांड्स हो जाएंगे, जो व्यापार होंगे उसके अपने ब्रांड्स हो जाएंगे, अपने अपना नाम हो जाएगा। एक्सप्लॉइटेशन बच जाएगी, जो एक्सप्लॉइटेशन डोमेस्टिक कस्टमर्स को होती थी या डोमेस्टिक कंज्यूमर को हो रही थी, एक की जगह बहुत सारे प्रोडक्ट होने के कारण, चॉइसेस होने के कारण वो एक्सप्लॉइटेशन उनकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ के चांसेस ग्लोबलाइजेशन होने के कारण बढ़ जाएंगे। पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी जाहिर सी बात है जितना जल्दी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे बढ़ेगा। मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर खत्म हो जाएगी, किसी व्यक्ति की अगर किसी कंपनी की मोनोपोली चल रही है तो उस चीज में खत्म हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म यानी कि अगर किसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को पैसे की जरूरत है तो वो लोकल कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो क्या करेगा? वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यूज करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस में आ सकता है, तो कैपिटलिज्म इजीली हो जाएगा अवेलेबल। कल्चर, दोनों कंट्री जहां जहां व्यापार होगा वहां वहां के लोग आपस में कल्चर को सीख पाएंगे। फ्री ट्रेड, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्री ट्रेड हो पाएगा, कोई भी बैरियर नहीं लगेंगे, बैरियर लगेंगे तो लिमिटेशंस में लगेंगे। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेजी के साथ होगा, वर्ल्ड जो होगा बहुत छोटा होता चले जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमारी पहुंच एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से हो जाएगी। टेररिज्म, टेररिज्म थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर, टेररिज्म भी ग्लोबलाइजेशन के कारण उभरता है, अगर जितना ज़्यादा व्यापार होगा, जितना ज़्यादा ख्याति होगी, टेररिज्म भी उतना बढ़ सकता है। ठीक है। फिर क्या है? अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी चीज जो जाहिर सी बात है जीडीपी, जितना ज़्यादा व्यापार होगा वो देश की जीडीपी को बढ़ाएगा और जीडीपी बढ़ेगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी किसी इंसान की। ठीक है। तो ये थे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, तो बेटा प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, डिफरेंट डिफरेंट देशों में किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। दो देशों के बीच या बहुत सारी कंट्रियों के बीच प्रोडक्शन किस तरीके से करा जाता है, तो पहले यहाँ पे हम पॉइंट पढ़ते हैं। अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री, जो 20वीं शताब्दी थी तब तक, मिडल ऑफ 20वीं शताब्दी यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रोडक्शन जो होता था मोस्टली जो लोग करते थे वो अपनी ही कंट्री के बीच में करते थे, यानी कि जो लोग मैन्युफैक्चरर होते थे वो अपने व्यापार को अपने देश के अंदर ही रह के करते थे। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्ट फिनिश गुड्स, तो क्या होता था, जो कॉमनली जो होता था वो ये होता था कि इंडिया क्या करता था, अपना रॉ मटेरियल को क्या कर देता था, एक्सपोर्ट कर देता था, और रॉ मटेरियल और फूड स्टफ को क्या कर देता, एक्सपोर्ट कर देता था, और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को, बनी बनाई चीजों को खरीद लेता था जिसकी भारत को जरूरत होती थी। ठीक उसी तरीके से ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री, और दूर दूर बैठे देशों में कनेक्शन बनाने का खाली क्या माध्यम बन गया था,
ट्रेड यानी कि व्यापार. दिस वॉज डन बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज इमर्ज्ड ऑन द सीन. जब मल्टीनेशनल कंपनी आई थी 20th सेंचुरी के बाद, तो 20th सेंचुरी में एक वही साधन था जिसके कारण हम दूर बैठी हुई कंट्रियों में आपस में व्यापार के थ्रू क्या हो सकते थे, कनेक्ट हो सकते थे एक दूसरे से. एंड MNC इज द कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि MNCs क्या होती थी. MNC ऐसी कंपनियां होती थी जिनका व्यापार और कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था, एक जगह से अलावा, एक देश से अलावा बहुत सारे देशों में होता था. यानी कि उनकी प्रोडक्शन अलग अलग यूनिट्स में होती थी, अलग अलग जगहों पे वो अपनी प्रोडक्शन करते थे. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे कार के पार्ट्स, किसी भी बड़ी कार के पार्ट्स देख लो, टाटा के इंजन कहीं बनता है, कार कहीं मिलती है और फिर उसके बाद उसे कहीं और लगाया जाता है, असेंबल कहीं और करा जाता है. तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का एक एग्जांपल है कि वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स अलग अलग जगहों पे अपने रिसोर्सेज के हिसाब से लगाती थी. MNC सेटअप्स ऑफिसेस एंड द फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. MNCs अपने सेटअप, अपने ऑफिसेस को वहां सेटअप करती थी जहां पे उसे चीप लेबर रिसोर्सेज मिलते थे. चीप लेबर रिसोर्सेज और उसके जितने भी रिसोर्सेज थे जो प्रोडक्शन में काम आने वाले थे, वहां उन क्षेत्रों में वो क्या करती थी, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करती थी. MNCs are not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. MNC खाली अपने माल को ही ग्लोबली नहीं बेचता था, वो प्रोडक्शन भी ग्लोबली करती है. ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो MNCs है खाली उसका काम ये नहीं है कि कहीं एक कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है फिर उसको अपने अलग अलग कंट्री में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कहीं भी बेच रहा है. यही उसका काम नहीं है. इसके अलावा वो प्रोडक्शन भी अलग अलग कंट्रियों में करता है. नेक्स्ट है, एज द रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे. धीरे धीरे इसी कारण आपने देखा होगा जो इसका रिजल्ट हुआ, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता चले गया और यही कारण ऑर्गेनाइज वे में हमारा जो है प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि वो अक्रॉस द कंट्रीज जाके भी काम होने लगा. चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्शन को आपस में इंटरलिंक करा गया. कैसे इंटरलिंक करा गया, मैंने अभी बताया MNCs के थ्रू. तो MNCs मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू आपका प्रोडक्शन, एक कंट्री का प्रोडक्शन दूसरी कंट्री के प्रोडक्शन से इंटरलिंक करा गया. In general, MNCs set up production where it is close to the market, where there is a skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factories of production is assured. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जनरली MNCs जो हमारी प्रोडक्शन करती थी वो ऐसी जगह पे करती थी, ऐसी मार्केट के क्लोज करती थी जहां पर उसे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों आसानी से चीप रेट पे, लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते थे. और प्रोडक्शन में जो उसे रिसोर्सेज हो जाते थे, वो रिसोर्सेज चाहिए होते थे, वो उसको आसानी से वहां पर अवेलेबल हो जाए, तब जाके कंपनी MNCs अपना ऑफिस सेटअप करती थी. द मनी that is spent to buy assets such as land, building, machine and other equipment is called investment. The investment made by the MNCs is called foreign investment. तो बच्चों यहाँ पे बोला गया जितना भी पैसा हमें लैंड खरीदना पड़ेगा किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए और बिल्डिंग खरीदने के लिए, अदर इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, ये सारी चीजें जो हम खरीदते हैं किसी चीज को, इन एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs, जो इन सारी चीजों को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए अगर कोई पैसा बाहर से दे रहा है, MNCs कंपनी दे रही है, तो उसे बोला गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. द बेनिफिट ऑफ टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इन टू फोल्ड. देखो, अगर लोकल कंपनी से MNC अपना प्रोडक्शन करवा रही है, लोकल कंपनी के पास आ रही है और अपने जॉइंट प्रोडक्शन को करने के लिए कर रही है, तो इसके दो फायदे थे. अगर MNC कोलैबोरेट कर लेती है लोकल कंपनी से तो उसके दो फायदे होते थे. MNC कैन प्रोवाइड द मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन.
तो क्या होता था, एमएनसी को अगर एमएनसी क्या करती थी, अपने लोकल रिसोर्सेज, लोकल कंपनी से क्या करती थी, कांटेक्ट करती थी और उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर देती थी, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनों को खरीद कर प्रोडक्शन को रैपिडली इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट किसे होगा, लोकल कंपनी को भी होगा और एमएनसी को भी होगा। एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। तो एमएनसी अपने साथ साथ क्या करती थी बेटा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो दूसरे देशों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती थी प्रोडक्शन के रिलेटेड, उसको उन लोकल कंपनीज में ले आती थी, जिससे कि उन लोकल कंपनीज के लोगों को भी बेनिफिट मिलता था और प्रोडक्शन भी तेजी से होता था। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन सबसे मेन मोटो जो एमएनसी का होता था, कॉमन रूट जो होता था, वो यही होता था। एमएनसी इन्वेस्टमेंट तब करती थी, पहले वो क्या करती थी, लोकल कंपनी के कुछ शेयर या कुछ प्रॉपर्टी को खरीद लेती थी और उसके बाद उसको एक्सपेंड करती थी, बिजनेस को एक्सपेंड कर देती थी। ठीक है, वरना उससे पहले वो ये सोचती थी कि क्यों मैं इन्वेस्ट करूं। पहले क्या करती थी, कंपनी उस लोकल कंपनी को खरीदने की कोशिश करती थी ताकि उसकी ऑनरशिप उसी के पास आ जाए, और या फिर उसके कुछ शेयर खरीद लेती थी जिससे ऑनरशिप उसके पास आ जाए, और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन एक्सपेंड करती थी। मेनी ऑफ द टॉप एमएनसी हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी कंपनियां बेटा जिसमें एमएनसीज हैं, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि जितना बजट हमारी एक डेवलपमेंट कंट्री का होता है उससे बहुत ज्यादा पैसा हमारी उन कंपनीज के पास होता है। ठीक है, जितना एक डेवलपिंग कंट्री की बजट होती है, पूरी डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट की जो बजट है, उससे बहुत ही ज्यादा पैसा किसके पास है, एमएनसीज के पास है कई बार। ठीक है, वी सी दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ वे इन विच the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। तो बेटा क्या बोला गया कि आपने देखा होगा बहुत तरीके से कंपनी, जितने अभी तक आपने पॉइंट्स पढ़े, उन सारे तरीके से एमएनसीज अपने प्रोडक्शन और लोकल प्रोड्यूसर्स में इंटरेक्शन करने के बाद अपने बिजनेस को ग्लोबली क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, वेरियस कंट्रीज में फैला रहा है। एमएनसीज आर exerting a strong influence on the production at these distance location। और इसी तरीके से strong influence करने के कारण, उत्पादन में इतना strong influence लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ मिलने के कारण वो दूरस्थ यानी कि बहुत दूर दूर इलाकों में भी अपनी ऑफिस या फैक्ट्रीज को सेटअप कर पा रहे हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं या बना पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंक्ड। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि प्रोडक्शन वाइडली क्या हो रहा है, डिस्पर्स्ड हो रहा है। ऐसी लोकेशन जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर भी आसानी से इंटरलिंकिंग के माध्यम से यानी कि अंततः संबंध बनाने के कारण प्रोडक्शन को किया जा रहा है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं टॉप एमएनसीज के, टॉप इंडियन एमएनसीज के। फुजित्सु, एयरटेल, आइडिया, पेप्सी, वोडाफोन, कोका कोला, भारती, डीसीबी, ठीक है, दैनिक भास्कर, यूनिक कनेक्ट, विप्रो, ये सारे नाम कुछ कॉमन कंपनियों, कैडबरी आपने नाम सुना होगा, भारतीय एक्सालाइफ, आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो टॉप एमएनसीज हैं, जो जिसके ऑफिस वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें एमएनसीज बोला गया है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। तो बच्चों फॉरेन ट्रेड कैसे किया जाता है और उनका इंटीग्रेशन मार्केट में कैसे किया जाता है, उनका एकीकरण कैसे किया जाता है मार्केट में। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज। देखो अगर जो कंपनी का अगर देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या करता था, लोगों को अवसर, प्रोड्यूसर्स को अवसर प्रदान करता था, जिससे कि वो अपने मार्केट से बाहर आके, जो अपना घरेलू मार्केट है यानी कि उनका लोकल जो मार्केट है, उनकी कंट्री के अंदर जो मार्केट है, उससे बाहर आके वर्ल्ड वाइड व्यापार कर सकें। फॉर द बायर्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री इज वन वे टू एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड दैट वाज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। जो खरीदने वाले हैं, जो बायर्स हैं, उनके लिए वो क्या करते थे,
इंपोर्ट कर लेते थे गुड्स को जो उन्हें अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही होती थी। आप देखो किसी कंट्री में एक लिमिटेड प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, ठीक है, तो बायर्स के लिए ये फैसिलिटी रहती थी, उनके पास चॉइस हो जाती थी, वो दूसरी कंट्री से जाके उन चीजों को प्रोड्यूस कर ले इंपोर्ट कर लेते थे जिनकी उन्हें प्रोडक्शन में जरूरत पड़ रही है, ठीक है, और इस तरीके से वो चॉइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गई उनकी, ठीक है, एक्सपेंडिंग हो गई उनकी चॉइसेस ऑफ गुड्स एक्सपेंड हो गई। In general, with the opening of trade and goods travel from one market to another, सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जो व्यापार हमारा क्या हुआ, प्रारंभ में क्या हुआ, जो सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं वो एक जगह से ट्रेवल, एक मार्केट से ट्रेवल करके दूसरे मार्केट में जारी होती थी। फॉरेन ट्रेड डज रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। अब फॉरेन ट्रेड के कारण क्या रिजल्ट हुआ, हम लोग कनेक्ट हो सके ग्लोबली मार्केट से, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि एकीकरण हो गया, ठीक है, एकीकरण करना मतलब यानी कि सबको आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ दिखाया है डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ समझते हैं इस चीज को, फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं। इंक्लूडिंग बाय सेलिंग एंड गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, एक एग्रीमेंट के अंडर हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल कर सकते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, और हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को एक जगह से, वस्तुओं और सेवाओं को हम एक जगह से खरीद सकते हैं, एक कंट्री से खरीद सकते हैं और दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं। इसी चीज को बोला गया फॉरेन ट्रेड। जब हम दूसरे देश से अपनी कुछ चीजें खरीदते हैं तो उसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, डील्स विद द इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड प्रॉपर्टी ऑन द फॉरेन लैंड। अगर कोई विदेशी लैंड है और वहां पे हम अपनी बिजनेस को सेटअप करने चाहते हैं तो हम वहां पे पैसे को इन्वेस्ट कर लेंगे या प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। तो ये सारी चीजों को जब हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं या शेयर खरीद लेते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं फॉरेन में, उसे बोला गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर फॉरेन वाला हमारे यहाँ आके करे तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फॉरेन वाला अगर कोई हमारी कंपनी में, इंडिया में आके किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो उसे बोला जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फ्लो ऑफ अ कैपिटल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, इसमें क्या होता है डिफरेंस, वहां पे खाली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा था एक नेशन से दूसरी नेशन पे, यहाँ पे कैपिटल का फ्लो होगा एक नेशन से दूसरे नेशन पे। इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बच्चों यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट डाला है। इम्पैक्ट क्या है हमारे फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट की, तो देखो गुड्स मूव हो रही है, ये तो इसकी हो गई क्वालिटी, गुड्स मूव हो रही है एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे, चॉइसेस ऑफ गुड्स मार्केट में राइज हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी चॉइस आपको, कंपटीशन होने के कारण बहुत सारी एक ही जैसी चीजें, एक तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, बट कंपनियां अलग अलग होंगी, ठीक है। प्राइस डिस्पैरिटी रिड्यूसेस एंड प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट टेंड टू बी इक्वल, यानी कि क्या होता है, अगर हमारे पास एक ही कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया में कितने में बिक रहा है और दूसरी कंट्री में कितने में बिक रहा है, ज्यादा डिफर नहीं होगा, वो सिमिलर प्राइस ही होगा लगभग, ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आया बात। तो प्राइस डिस्पैरिटी इज रिड्यूसेस, यानी कि प्राइस इक्वल होंगे, प्राइस विल बी इक्वल, ठीक है। इसके कारण फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स में क्या होता था, गुड्स ऑफ सर्विसेज हम क्या कर सकते थे, सेलिंग एंड परचेज कर सकते थे अक्रॉस द कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग क्या कर सकते थे, अपने प्रोडक्ट को या गुड्स को हम खरीद या बेच सकते थे। प्रोड्यूसर्स के लिए टू कंट्री के बीच में हम क्या करते थे, प्रोड्यूसर्स आपस में compete करते थे, दो कंट्रीज के अलग अलग देशों में जो अलग अलग कंपनी होते थे उनके प्रोड्यूसर्स होते थे, एक ही तरीके की अगर वो चीज बनाते हैं तो वो एक दूसरे से compete करते थे, जिससे से क्वालिटी कस्टमर को अच्छी मिलती थी। Foreign trade result in the connecting the market and integration of market in different country। फॉरेन ट्रेड का रिजल्ट यही था कि जिसके कारण हम आपस में ग्लोबली मार्केट से कनेक्ट हो गए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो बेटा क्या एडवांटेजेस हैं फॉरेन ट्रेड के, तो यहाँ पे समझते हैं हम। फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेट द ट्रेवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। बेटा मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको समझाया, जब फॉरेन ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करता है, ठीक है,
इट प्रोवाइड ए चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर, बायर के लिए ये चॉइस हो जाती है कि उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाती हैं, वो किसी को भी खरीद सकता है। प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्री हैव टू compete इन डिफरेंट मार्केट, ऑब्वियसली है, जब बिजनेस आपका ग्लोबली हो जाएगा तो प्रोड्यूसर्स को डिफरेंट कंट्री के प्रोड्यूसर्स से compete करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी और रेट को, प्राइजेस को बिल्कुल एग्जैक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइजेस ऑफ सिमिलर गुड्स ऑफ इन टू मार्केट इन टू डिफरेंट कंट्रीज बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। देखो किसी भी चीज का अगर कोई समान चीजें हैं, कोई समान वस्तु मिल रही है एक जगह और दूसरी जगह, तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए, ये फॉरेन ट्रेड का फायदा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फैक्ट्री डेट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्रियां जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया। Rapid improved in technology has been a major factor that has stimulated the globalization process। तो देखो टेक्नोलॉजी में जो रैपिड इम्प्रूवमेंट आया उसके कारण भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बढ़ सका। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, प्रोडक्शन चेंज नहीं होता, तो बिजनेस वैसा का वैसा ही रहता और बिजनेस ग्लोबलाइज नहीं हो पाता। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव हो गई, इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। फॉर इंटेंस द पास्ट 50 years have been seen improvement in transportation technology। अगर 50 साल पहले आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशन के एक लिमिटेशन थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तांगा या बहुत लिमिटेड साधन थे, ठीक है। लेकिन 50 साल बाद आज जब हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे माध्यम आपको मिल चुके हैं जिस कारण आप एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को भेज सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, थर्ड फैक्टर जो था आपका, जो ग्लोबलाइजेशन फैक्टर के अंतर्गत आता है, जिस कारण फैक्टर इज नहीं है बेटा, ये फैक्टर इन होगा, ठीक है, दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है, थर्ड पॉइंट जो आ रहा है, इवन मोर, अगर हमारे पास जितना ज्यादा चेंजेस कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आया उसी कारण ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया। अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बढ़ती तो बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं जा पाता, अक्रॉस द कंट्रीज नहीं जा पाता। टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ रहा है, आपका कंप्यूटर बढ़ रहा है, इंटरनेट बढ़ गया है, जिस कारण से हम एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में बातें कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होने के कारण ही हम लोग आपस में बिजनेस कर पा रहे हैं। बायर्स प्रोड्यूसर्स जो हमारे सेलर हैं वो सब आपस में कनेक्ट, कंज्यूमर्स हैं वो सब आपस में किसके थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिस कारण ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तेजी से हो पा रहा है और रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। आज के वर्ड जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में ही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। Special economic zone are the industrial zones which have been set up by the central and the state government in different part of the country. SEZ are to have world-class facilities such as electricity, water, roads, transportation, storage, recreational and educational facilities. Companies who set up a production unit in SEZ are exempted from the tax for the initial period of 5 years. SEZ does help to attract foreign company to invest in India. तो बेटा ये जो SEZ है ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गवर्नमेंट ने डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के जगहों पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या बना दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बना दिया है, जहां पर कंपनीज को अपनी फैक्ट्री, MNCs को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए या लोकल कंपनीज को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एजुकेशनल फैसिलिटी। ये सारी फैसिलिटी इंडस्ट्रियल एरिया में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में अवेलेबल होती है, जिससे कि कंपनी क्या हो सके, विदेशी कंपनियां क्या हो, भारत में आके अपना पैसे को इन्वेस्ट करे और जो कंपनियां अपना और प्रोडक्शन स्टार्ट करे और जो कंपनियां अपनी
यहाँ पर SEZ वाले इलाकों में आकर अपनी कंपनियां लगाती हैं या MNCs को सेटअप करती हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करती हैं और प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, उनको 5 साल के लिए प्रोडक्शन पर जो होता है टैक्स फ्री करा जाता है। उन्हें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती 5 सालों तक। स्टार्टिंग के 5 साल जब कंपनी सेटअप हो गई, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत। कौन सेटअप करता है इसे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize international trade. It is set up in January 1995. It has a headquarter in Geneva, Switzerland. At the present, 164 countries of the world are currently members of the WTO। तो बच्चों यहाँ पे बोला WTO का जो मेन काम है, मेन एम है, इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को का उदारीकरण करना, यही WTO का काम है, जो कि सेटअप हुआ जनवरी 1995 में, जिसकी जगह थी, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड, और अभी करंट में 164 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं WTO के, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization। हमने देखा होगा उदारीकरण, विदेशी व्यापार की उदारीकरण के कारण ही हमारे भारत में जो पैसा लगाया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गई है, वो बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सपोर्ट की जा रही है। These organizations says that all the barriers to the foreign trade and the investment that are harmful, there should be no barrier। इन ऑर्गेनाइजेशन का, जो भारत में फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनका कहना यह है कि जो व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे बैरियर्स को, यानी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को, फॉरेन ट्रेड पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। तो वो WTO को ये अवगत करा रहे हैं कि इन चीजों को, इन बैरियर्स को हटा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड खींचा जा सके। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सच ऑर्गेनाइजेशन दोज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने बच्चा अभी बताया कि हमारी जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मेन कारण, यानी कि मेन रीजन, मेन एम, यानी कि मेन उद्देश्य जो है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना। ठीक है, दोज WTO is supposed to allow a free trade for all. In practice, it is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि WTO क्या करता है? WTO ये निर्धारित करता है कि सभी कंट्रियों में, सभी डेवलप्ड कंट्रियों में ट्रेड क्या हो सके? फ्रीली हो सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, कई डेवलप्ड कंट्रियां ऐसी हैं, और ये देखा जाता है कि कई डेवलप्ड कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर उन्होंने अपने अनफेयरली, यानी कि जो फेयर नहीं है, ऐसे ट्रेड बैरियर्स को लगा रखा है। टैक्स के माध्यम से, पॉलिसीज के माध्यम से उन्होंने बैरियर्स लगा रखे हैं फॉरेन ट्रेड पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। और इसी के साथ साथ WTO क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है कि डेवलपिंग कंट्री में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाए। डेवलप्ड कंट्री तो अपने ट्रेड बैरियर्स को लगाती है, ठीक है, किसकी मदद से? WTO की मदद से। लेकिन WTO रूल भी बनाता है ताकि ट्रेड बैरियर्स हटाए जा सके। कौन सी कंट्रियों से? डेवलपिंग कंट्रियों से। ठीक है, तो और उन्हें फोर्सफुली लागू भी करता है। कौन? WTO के अंतर्गत अगर कोई कंट्री मेंबर है तो उस कंपनी में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना होगा अगर वो डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि BPOs का नाम आपने सबने सुना होगा, सब कहते हैं कॉल सेंटर है। सुन लीजिए, इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी एंड फंक्शन टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। BPOs जो होते हैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, आपकी थर्ड पार्टी मेंबर्स होते हैं, ये थर्ड पार्टी मेंबर्स होते हैं, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, जिससे उनका बिजनेस
बना रहे। जो प्रोडक्ट है कंपनी का उसके बीपीओज अपने होते हैं और उसी कारण वो क्या होते हैं, उनको अपने कस्टमर्स को वो क्या बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये क्या है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी is policy adopted by the government of India since July 1991. Its key feature are liberalization, privatization and globalization. देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 90s, ठीक है, 90s के बाद जो हमारा हुआ, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई गई। हमारे जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई गई उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसका मेन फीचर था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, कब लगी, 1991 बेटा, जुलाई 1991 के बाद ये फीचर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चलना आपका स्टार्ट हो गया था। कब, आफ्टर 1991, जुलाई 1991 के बाद। अब लिबरलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है बच्चा, मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ द बैरियर्स and the restrictions set by the government on foreign trade. Governments use trade barriers to increase or decrease the foreign trade to protect the domestic industries from foreign competition. Example, tax on import. Around the 1991 government of India adopted the policy of liberalization. ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया लिबरलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर हमारे जो हमारी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स लगाए हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कैसी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि इतनी लिमिटेशन पे काम करना है, इससे ज्यादा आप पैसा नहीं लगा सकते, इतना टैक्स देंगे, तो ये क्या है, ये लिबरलाइजेशन है। तो लिबरलाइज करना मतलब उदारीकरण करना, मतलब उनके बैरियर्स को, जो बैरियर्स थे जो डब्ल्यूटीओ ने या किसी गवर्नमेंट ने लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड पर, उनको हटाना क्या है, लिबरलाइजेशन है। ठीक है, रिमूव द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड इज कॉल्ड एज अ लिबरलाइजेशन। याद कर लो, फॉरेन ट्रेड पे लगने वाले रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर को हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो देखो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती थी, ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगाती थी ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा सकें, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन में वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते थे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को उनके चलन से बाहर कर दे रही थी। इसी कारण अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती थी। और उन ट्रेड बैरियर्स को हटाना क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। हटाती भी गवर्नमेंट है लेकिन हटाने का मेन काम कौन करता है, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, एग्जांपल, टैक्स ऑन इंपोर्ट जो है अराउंड 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो देखो क्या करा, इंपोर्ट करने पर टैक्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स ऑन इंपोर्ट लगा दिया अराउंड 1991। ठीक है, और उन्होंने अडॉप्ट कर ली लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और इंपोर्ट करने पर टैक्स हटा दिया। किसी भी चीज को इंपोर्ट करने पर टैक्स गवर्नमेंट ने हटा दिया और उसके बाद क्या करी, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन लगाना, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करा 1991 में। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण सभी जानते हैं, मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और प्रॉपर्टी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से उठा के उसे निजीकरण, निजी क्षेत्र में देना, किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज को उठा के उसके प्रॉपर्टी और ओनरशिप किसको देना, प्राइवेट सेक्टर को देना, प्राइवेटाइजेशन का है कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी बिजली कंपनियां आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन होने जा रही हैं, यूपीसीएल, यूकेसीएल या आपके जितने भी हैं, ये सारे किस में चले जाएंगे, अब निजीकरण वाले क्षेत्र में, प्राइवेट कंपनी आएगी अपनी। ठीक है, बिजली विभाग भी कोई प्राइवेट कंपनी ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो बेटा यहाँ पे बोला गया है लिबरलाइजेशन किसका है, फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार और विदेशी नीतियों को, विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण किस प्रकार होता है, यहाँ देखो। टैक्स ऑफ इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इंपोर्ट पर जो टैक्स लगा या हटाया गया,
ये एक तरीके का एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर्स का। इट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई गई भाई? अगर हम सामान खरीदेंगे, बाहर से आयात करेंगे, तो ऑब्वियसली है हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उस प्रोडक्ट के, उनको घाटा होगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, ये रूल बना दिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या था, द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। जाहिर सी बात है, ट्रेड बैरियर लगाने का रीजन क्या है? गवर्नमेंट अपने प्रोटेक्ट कर रही है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट ने, जो ट्रेड बैरियर्स लगाए उसका ये कहना है कि ताकि वो इंक्रीज कर सके बिजनेसेस को, और ये जान सके कि कितनी मात्रा में सामान को भारत में लाया जा रहा है या एक कंट्री में लाया और बेचा जा रहा है। ठीक है, ताकि उसके लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस had put the barriers to the foreign investment. This was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. Barriers to foreign trade and foreign investment were removed to be a large extent. देखो, भारतीय गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार थी, उन्होंने क्या करा आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या करे, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन निवेश यानी कि भारतीय विदेशी निवेश पर क्या कर दिए, बैरियर्स को लगा दिया। बैरियर्स लगाने के कारण, बैरियर्स इसलिए लगाए ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके फॉरेन कंट्री के प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, अब फॉरेन कंपटीशन इंडिया में ना हो पाए, इस कारण आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या लगा दिए गए, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए। बैरियर्स को हटाना बहुत जरूरी था एक लार्ज एक्सटेंट पर, और विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक क्या हटाने जरूरी थे, बैरियर्स को हटाना जरूरी था। ठीक है, दिस मीन्स दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली, ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। लिबरलाइजेशन में जरूरी था कि हम क्या करें, ट्रेड बैरियर्स को हटा सकें ताकि सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस सेट कर सके, यहाँ पर फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस सेट कर सके हमारी इंडिया में आके, और बिजनेस को बढ़ावा दे सके। रिमूविंग बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। देखो, मैंने पहले भी बताया लिबरलाइजेशन क्या है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स एंड द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ऐसी कोई भी चीज जिसके थ्रू, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो गवर्नमेंट के सेट रूल्स को हटाएगी, उसे कहा गया लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड पे से। ठीक है, द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर, इट देयरफॉर सेट द मोर लिबरल। ठीक है, पहले जो हमारे देश में, हमारे भारत में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाई थी, उसको हटाया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिससे कि बिजनेस मोर लिबरल हो गया, यानी कि आसानी से बिजनेस कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते थे, एक लेकिन निश्चित मात्रा में रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन कम रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फैक्टर्स ऑफ एमएनसी सेटअप बाय द प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्री। तो बेटा क्या है फैक्टर जिनके कारण प्रोडक्शन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में एमएनसीज द्वारा। तो देखिए कैसे सेटअप करती हैं वो अपने ऑफिसेज। एमएनसी सेटअप ऑफिसेज फॉर द प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एमएनसीज अपना सेटअप कहाँ करती है, जहां पर उसे चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि चाइना, लाइक चाइना, बांग्लादेश एंड इंडिया। यहाँ पर इनको क्या मिलती है, तीन कंट्रियों के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है, इसीलिए एमएनसीज अपना प्रोडक्शन सेटअप और ऑफिस और फैक्ट्री लगाना यहाँ पर पसंद करती है। एट द टाइम ऑफ एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली with some of the local company of the country around the world, and the benefit of such joint production to the local company is twofold. First, MNC can provide the money and additional investment for faster in production. Secondly, the MNCs bring with them the latest technology for enhancing and improving production. तो बेटा जैसे मैंने पहले भी बताया, MNC अपना प्रोडक्शन क्या जॉइंट
जॉइंटली काम करती है, वो लोकल कंपनीज के साथ, लोकल कंपनी के साथ टाई अप करती है और फिर उसके बाद जॉइंट प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, जिसके दो बेनिफिट होते थे। पहला बेनिफिट होता था कि प्रोडक्शन के लिए जो एडिशनल मनी चाहिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एमएनसी उन्हें प्रोवाइड करा देती थी, और नई टेक्नोलॉजी के साथ या मशीनों के साथ, नई चीजों के साथ वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। सेकंड, वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनों को ला सकते थे जिससे कि प्रोडक्शन एनहांस हो सके, उसकी क्वालिटी एनहांस हो सके। सम एमएनसीज आर सो बिग दैट देयर वेल्थ एक्सीड देयर एंटायर बजट। मैंने जैसा बताया कि अभी कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिनका एंटायर बजट इतना होता था जितनी एक गवर्नमेंट का नहीं होता, डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट का नहीं होता है। ठीक है, उनके पास इतना पैसा है, इतना कि किसी भी कंपनी के पास कितनी किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं हो सकता। ठीक है, दीज आर द रीजन व्हाई दे सेट अप अ लोकल कंपनी टू द एक्सपेंड प्रोडक्शन। और यही कारण होता था वो लोकल कंपनी में अपना पैसा लगाते थे और अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते थे। जैसे इसका एक एग्जांपल है कारगिल फूड, एन अमेरिकन एमएनसी हैज बॉट ओवर द स्मॉल इंडियन कंपनी सच एज परक फूड। कारगिल फूड पहले जो जानी जाती थी परक फूड के नाम से जानी जाती थी, अमेरिकन कंपनी ने उसे खरीदा, एक अमेरिकन एमएनसी ने खरीदा और उसे बना दिया कारगिल फूड। अब उसके वर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, अपने ऑफिसेज हैं। ठीक है, एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन बाय placing orders for production with small producers in developing nations, garment, footwear, small items, etc. The products are supplied to these MNCs, which then sell these under their own brand name to the customers. ठीक है, तो देखो क्या करती थी एमएनसी, क्या करती थी, कंट्रोल करती थी प्रोडक्शन को, और जो प्रोडक्शन ऑर्डर किए जाते थे वो स्मॉल प्रोड्यूसर से, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसके स्मॉल प्रोड्यूसर को जो ऑर्डर प्लेस किए जाते थे उनको एमएनसी कंट्रोल करती थी। क्या करती थी, गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट का वो ऑर्डर ले लेती थी छोटे प्रोड्यूसर से, और फिर उसको बना के क्या करती थी, अपने नाम से कस्टमर्स को बेच देती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया पे क्या ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट पड़े। इन द लास्ट 20 years, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। देखो, जो हमारी ग्लोबलाइजेशन के कारण है इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, काफी आगे बढ़ चुकी है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ advance to the consumer and particularly the well-off section in the urban areas। देखो, ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, कम प्रोड्यूसर्स के बीच, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे और जो हमारे फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, उन दोनों के बीच कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन पैदा कर दिया, जिस कारण इसका फायदा किसको मिला, जो एडवांटेज मिला वो कंज्यूमर को मिला, उनको क्वालिटी अच्छी मिली, अर्बन एरिया में फैसिलिटी मिलनी चालू हो गई, प्रोडक्ट्स अच्छे बन के आने लग गए। तो ये फायदा हुआ किसका, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। डोमेस्टिक जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको compete करना पड़ा फॉरेन प्रोड्यूसर से और टेक्नोलॉजी से, जिस कारण एडवांटेज किसको मिला, कंज्यूमर को। ठीक है, एज द रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन द पॉसिबल अर्लियर। ठीक है, और यही कारण था जिस कारण ये लोग आज अपने अच्छे जीवन निर्वाह स्तर को पा रहे हैं। ठीक है, MNC have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them। देखो, MNCs ने क्या करा, धीरे धीरे करके आफ्टर, मैंने क्या बोला, 1991 के बाद MNCs ने अपना बिजनेस को बढ़ाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लगाना ज्यादा कर दिया, जिससे कि आज 20 सालों में, पिछले 20 सालों में भारत में पैसा लगाकर उन्होंने इतना अपने बिजनेस को इंक्रीज कर लिया है जिससे कि इंडिया बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो चुका है और वो एमएनसीज भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो चुकी हैं। बेनिफिशियल इसलिए हो चुका है इंडिया के लोगों के लिए क्योंकि जितना ज्यादा एमएनसीज ने इन्वेस्टमेंट करा, नई टेक्नोलॉजी और नए चीजों के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ गया, और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी और अच्छी चीजों का मिलना पॉसिबल हो पाया। Several of the top Indian company have been able to benefit from the increased competition। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सी इंडियन कंपनियां हैं जिसके को बेनिफिट मिला
वो तभी हो पाया जब उन्हें कंपटीशन मिल पाया। ठीक है, जब तक कंपटीशन नहीं था वो कंपनियां ठप थी, और जैसे ही मार्केट में कंपटीशन आया उन्होंने भी अपनी क्वालिटी बढ़ाई, उनको देख फॉरेन ट्रेड को देखकर, और अपने बिजनेस को बढ़ाया, और वो आज अच्छी खासी कंपनी बन के बैठी हैं। Moreover, globalization has enabled some large Indian company to emerge a multinational company themselves. और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण ही जो इंडियन कंपनियां थी, छोटी छोटी इंडियन कंपनियां जो कभी लार्ज होती थी, वो आज बढ़कर एमएनसीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इन आईटी। धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण भी कंपनियां अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी और लोगों को नए नए अवसर प्रोवाइड होने लगे, और इसी कारण बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां आपने देखी होंगी जो आज ग्लोबलाइजेशन के कारण ही अलग अलग जगहों पर बसी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो है पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी, जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं, उस कारण उन सर्विस सेक्टर के लोगों को सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या स्ट्रगल्स आई, ये कारण थे कुछ। चलिए पढ़ते हैं उनके कारण क्या क्या है। पीपल विद एजुकेशन स्किल वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जिनके पास एजुकेशनल स्किल हो सकती थी, वेल्थ हो सकती थी, उनको क्या सिखाया ग्लोबलाइजेशन ने? उन अवसरों को यूज करना सिखाया सही तरीके में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही लोग क्या सीख पाए? अपनी एजुकेशनल स्किल और वेल्थ का सही प्रयोग करना सीख पाए। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। और इसी के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फायदा तो उठाया, लेकिन कुछ लोगों को उसके बेनिफिट शेयर नहीं हो पाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल and also ensure that the benefit of globalization are shared better. फेयर ग्लोबलाइजेशन अगर होता तो वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता, और ये इंश्योर करता कि ग्लोबलाइजेशन में जो बेनिफिट्स हैं उन सभी को प्रॉपरली शेयर्ड मिल सके। ठीक है, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। और गवर्नमेंट को ये रोल, मेजर रोल प्ले करने के लिए गवर्नमेंट ही एक ऐसी जगह थी जो इस चीज को पॉसिबल कर सकती थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे ग्लोबलाइजेशन को उनको हटा सकती थी। इट्स पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्रीज। ठीक है, और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी थी जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और प्रोटेक्शन बनी रहे। वो खाली रिच पीपल और पावरफुल पीपल को प्रोटेक्ट ना करे, बल्कि जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इट कैन सपोर्ट ऑल द प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। और तब तक वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते रहे ताकि वो अपनी क्वालिटी और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके इतने स्ट्रांग ना बन जाए कि वो फॉरेन ट्रेड से कम्पीट कर सकें। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड एंड बैरियर्स। और अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट इस चीज के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए ट्रेड एंड बैरियर्स को लगा सकती है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स को लगा सकती है। In the past few years, massive foreign campaign and the representatives by the People's Organization have influenced important decisions relating to the trade and the investment at the WTO. अब पिछले कुछ सालों में बहुत सारे कैंपेन और रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि मंडल के लोग और ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना डिसीजन, जो अपनी अपनी इन्फ्लुएंसेस, व्यापार से रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस थे, डिसीजंस थे, वो किस में इन्वेस्ट करे, ट्रेड और व्यापार से रिलेटेड अपने जितने भी डिसीजंस या जितने भी रीजंस थे उन सबको किसको बताया? WTO के सामने रखें। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेट दैट द पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। और यही कारण है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोड्यूस करता है कि WTO में सब जगह के प्रतिनिधित्व ने अपने अपने देश के ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को WTO के सामने रखा, और WTO ने मिलकर एक सही ट्रेड बैरियर्स कंट्रीज के लिए, अलग अलग कंट्रीज के लिए बनाए।
This has demonstrated that people can also play an important role in the struggle for fair globalization. और यही दिखाता है, ये दर्शाता है कि पीपल जो हमारे लोग हैं एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन होने के लिए। ठीक है, और ये हमारी बच्चों चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।